Now, the osmoregulation in aquatic animals. So, in freshwater animals, osmoregulation occurs by two means, by forming contractile vacuole and by producing the dilute urine. So, first come on the contractile vacuole. Freshwater protoctists have one or more membrane-bound tiny sac called contractile vacuole. फ्रेश वाटर एनिमल्स जो होते हैं इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं, वैक्यूल्स होती हैं जो जिसके अंदर वाटर स्टोर होता है. इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. सिंस they have higher osmotic pressure than in surrounding water, so the water constantly comes in by osmosis. ठीक है, जितने भी फ्रेश वाटर स्पीशीज़ होती है ना, तो उनकी जो बॉडी कंसनट्रेशन होती, बॉडी में जो फ्लूइड होता है वो कंसनट्रेटेड होता है, क्योंकि फ्रेश वाटर जो होता है वो बहुत डाइल्यूट होता है, उसके अंदर कोई सॉल्टी या कोई भी इम्प्योरिटीज़ मौजूद नहीं होती. तो इस सूरत हाल जैसे कंसनट्रेशन डिफरेंस की वजह से वाटर जो है फ्रेश वाटर से इनकी बॉडी में आता रहता है, फ्रेश वाटर कॉन्स्टेंटली इनकी बॉडी में आता रहता है थ्रू दी ऑस्मोसिस. इफ़ इट इज़ नॉट रेगुलेटेड, so organism would burst. Therefore, excess water is stored in contractile vacuole, and when this vacuole gets full, water is discharged out of the cell through the pore in the surrounding water. सो इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है. अगर हमने इसको रेगुलेट नहीं किया तो कंटिन्यूस वाटर आने की वजह से ये बर्स्ट हो सकते हैं. इसीलिए एक्सेस वाटर जो होता है वो इनका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में पहले स्टोर होने लगता है. जब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी फुल हो जाती है तो फिर वाटर सेल्स के थ्रू इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं स्किन में, तो वहाँ से ये सराउंडिंग में एक्सक्रीट आउट हो जाता है. ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है अमीबा और पैरामीशियम, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या प्रोटोक्टिस, amoeba or paramecium. Then, by producing the dilute urine, freshwater animals have hypertonic body fluid than the surrounding water, so they remove excess water by producing very dilute urine. मैंने आपको ऊपर भी यही बताया कि जो फ्रेश वाटर स्पीशीज़ होती है उनकी बॉडी की कंसनट्रेशन, बॉडी फ्लूइड जो होता है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, हाइपरटोनिक होता है. तो यहाँ पर भी यही बात है, बस वो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वाली बात है वो लोअर एनिमल्स के लिए एंड यूरिन वाली बात हायर एनिमल्स के लिए. जैसे कि फ्रेश वाटर फिशेस, इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाएंगी. तो ये क्या करती हैं कि एक्सेस वाटर किस तरह से, वाटर कंटिन्यूसली इनकी बॉडी में आता रहता है, तो एक्सेस वाटर किस तरह से रिमूव करती हैं? यूरिन फॉर्म करती हैं, वेरी डाइल्यूट, लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन फॉर्म करती है, क्योंकि इनको पानी के लिए कोई मसला तो है ही नहीं ना, पानी इनके पास ऑल टाइम मौजूद है, तो ये एक्सक्रीट करती रहती हैं अपनी बॉडी से. Then, the essential ion that are lost during the excretion process will overcome by actively absorbing selected ion from outside to the gills. इसके अलावा जो है कुछ आयन्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं या मिनरल्स वगैरह जो ये एक्सक्रीट आउट कर देती हैं, तो ये क्या करते हैं, इनके गिल्स में जो है स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं, उससे एक्टिव एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं उन आयन की अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से. तो इस तरह से जो है फ्रेश वाटर स्पीशीज़ ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं. इसके एग्जाम्पल में हमारे पास सारी फ्रेश वाटर फिशेस आ जाएंगी. As we have already discussed the osmoregulation in freshwater animals, now we are moving towards the osmoregulation in marine waters. So first of all, you should have the basic idea what is marine water. It is a salty water or concentrated or hypertonic water. ठीक है. Now marine bony fishes have hypotonic internal environment, so they are more liable to lose water. मेरीन बोनी फिशेस का जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक होता है, मींस वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है. सो इनके पास एबिलिटी होती है या चांसेस होते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या करें, लूज़ कर सकें. देखिए, वाटर की आप जो फ्लूइड मूवमेंट है इस तरह से याद रखें, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ऑस्मोसिस जो है हमेशा वाटर अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की जानिब जाता है. तो इसमें भी बोनी फिशेस की बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है, तो वाटर जो है वहाँ से मूव करके कहाँ जाएगा, सराउंडिंग में जाएगा. इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर दे कॉन्स्टेंटली ड्रिंक वाटर. Salt taken in along with water are actively excreted by the special excretory cells which are present in the gills. बॉडी में वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टेंटली वाटर ड्रिंक करती हैं, क्योंकि इनकी बॉडी से वाटर लूज़ होता रहता है, तो उस थोड़ी क्वांटिटी वाटर की अपनी बॉडी में मेंटेन करने के लिए ये बार बार जो है वाटर ड्रिंक करती हैं. इसके अलावा जब जब ये वाटर लेती हैं तो साथ में सॉल्ट भी आता है, बिकॉज ये सॉल्टी वाटर में. ठीक है, तो वो सॉल्ट किस तरह से एक्सक्रीट आउट होता है, इनके गिल्स में स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स होते हैं जो कि सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट करता है. देन filtration rate in their kidney is very low, so they produce a small quantity of concentrated urine.
फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बहुत स्लो होता है, किडनी जो है बहुत स्लो रेट पे काम करती है, बहुत स्लोली फ़िल्टर करती है फ्लूइड को, सो ये लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म करते हैं. Now what is osmoconformers? Marine invertebrates and hagfish have isotonic body fluids, so they don't have osmoregulatory mechanism. They are called osmoconformers. कुछ मरीन इन्वर्टिब्रेट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक होता है टू दियर सराउंडिंग फ्लूइड. मीन्स इनके बॉडी फ्लूइड में इनका जो बॉडी फ्लूइड होता है और जो इनका सराउंडिंग फ्लूइड होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है. तो इनके पास कोई वाटर की मूवमेंट नहीं होती और ना ही इन्हें ज़रूरत होती है कि ये ऑस्मो रेगुलेशन करें. तो इनके पास कोई वेल डेफिनेट ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं होता. ऐसे एनिमल्स हमारे पास ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं. Now after osmoregulation, the second part is excretion, and in the end we will discuss our last topic of this chapter, that is thermoregulation. Now excretion, it is a simple process that is removal of metabolic waste, toxic and nitrogenous substance from the body. So what are these excretory products? These are ammonia, urea and uric acid. So first come to the ammonia. It's a small gaseous molecule and is highly soluble in water. It's highly toxic if remains in the organism. Its toxicity is reduced when diluted with large quantities of water. Its diffusion across the membrane is very rapid and does not require energy but needs a lot of water. Example, aquatic animals. तो अमोनिया को अगर हम समराइज़ करें तो ये एक गैशियस मॉलिक्यूल है जिसको हाईली सॉल्यूबल होता है वाटर में. ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है. अगर बॉडी में ये रह जाए, बॉडी से टाइम पे एक्सक्रीट आउट ना हो, तो एक पॉइजन की तरह बॉडी के लिए एक्ट करता है. इसकी टॉक्सिसिटी को किस तरह से हम कम कर सकते हैं? अगर हम इसको बहुत सारे अमाउंट ऑफ वाटर से मिक्स कर दें, बहुत ज़्यादा पानी मिला दें, तो इसकी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, ये डाइल्यूट हो जाएगा. जब ये डाइल्यूट हो जाएगा तो इसकी टॉक्सिसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसको बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए. तो वो एनिमल इसको एक्सक्रीट आउट करते हैं जिनको पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिनको पानी कंजर्व करने का मसला नहीं होता. ठीक है, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स, फ्रेश वाटर एनिमल्स. ठीक है. नाउ यूरिया, इट इज़ लेस सॉल्यूबल इन वाटर एंड 10,000 टाइम लेस टॉक्सिक देन अमोनिया. Animal who cannot afford to lose a lot of water switch over from ammonia to urea. Therefore, conversion of ammonia to urea required ATP energy. Example of these animals are amphibians, mammals and bony fishes. यूरिया जो है वो अच्छा है, इस सेंस में अच्छा है कि एक तो ये लेस सॉल्यूबल है वाटर में. ठीक है. उसके अलावा ये 10 गुना जो है कम टॉक्सिक है, कम पॉइजनस है दैन अमोनिया से. वो एनिमल्स जिनको पानी कंजर्व करने का मसला होता है, जिनको बहुत ज़्यादा पानी कंजर्व करना पड़ता है, ठीक है, तो वो एनिमल्स जो है यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, क्योंकि यूरिया के एक्सक्रीशन में बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर होता है. इसके अलावा हम अमोनिया जो है वो भी यूरिया में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इट नीड्स ATP. एग्जाम्पल क्या है इसकी? मैमल्स है, एम्फीबियंस. ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो यूरिया से एक्सक्रीट आउट करते हैं. देन यूरिक एसिड, very less soluble in water, produces colloidal substance, so further absorption of water result in its crystallization of urates. Formation of uric acid require ATP. It is discharged in the form of solid pellets or thick paste. Example, birds, reptiles, insects. यूरिक एसिड जो है हमारे पास वो और भी ज़्यादा लेस सॉल्यूबल है वाटर में. इसके अलावा ये कोलॉइडल फॉर्म में प्रोड्यूस होता है. कोलाइडल्स क्या होते हैं? कोलाइड जो होते हैं हमारे पास ना सॉलिड होते हैं ना लिक्विड होते हैं, बल्कि जो सेमी सॉलिड सी, थिक सी और पेस्ट लाइक फॉर्म जो होती है वो हमारे पास कोलाइडल फॉर्म कहलाती है. अच्छा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि यूरिया की फॉर्मेशन में भी ATP चाहिए होती है, इस तरह से यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में भी हमें ATP रिक्वायर होती है, और ये डिस्चार्ज होता है इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स और पेस्ट. एग्जाम्पल्स क्या है? बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे. Now I am gonna tell you excretion in different animals. First in lower animals, then in higher animals. So first we will discuss about Hydra and Planaria. Excretion in Hydra. Its nitrogenous base is in the form of ammonia. Almost all cells are in the direct contact with water, so they remove ammonia by simple diffusion from external and internal surface into the water of gastrovascular cavity.
Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.